So topic है research using twins. Question 1 to 4 हैं true false not given. First question है there may be genetic causes for the differences in how young the skin of identical twins look. Identical twins की जो skin है वो कितनी young है इसके जो differences हैं ये हमें genetic causes से पता लगते हैं, मतलब उनके जीन्स के बेसिस पे हमें पता लगता है कि वो कितने यंग है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं. Because identical twins come from a single fertilized egg that splits into two, they share virtually the same genetic code. Basically वो single fertilized egg से ही पैदा होते हैं, जो दो में split हो जाते हैं. They share virtually the same genetic code. उनमें जो same genetic code होता है. So any differences between them, one twin having younger looking skin, for example, must be due to environmental factors such as less time spent in the sun. तो जो भी differences हैं उनमें, जैसे कि कोई एक younger looking skin का है दूसरा नहीं है, तो वो किसकी वजह से है? environmental factors की वजह से. So that means इसका आंसर जो हो जाएगा वो होएगा false. So twins are at greater risk of developing certain illness than non-twins. So twins जो हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है बीमारी का. सो वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं बीमारी के देन नॉन ट्विंस जो जुड़वा नहीं है उनसे ज़्यादा खतरा होता है उनको. सो इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, नॉन ट्विंस और ट्विंस के बारे में कंपैरिजन नहीं है. सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन. यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक टर्म दी गई है आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस. अगर ये हम थोड़ा सा समझे, अगर आप इसको इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं सो ये एक ही एग से और एक ही स्पर्म से बनते हैं और इनका जेंडर भी सेम होता है. अगर फॉर एग्जांपल एक ही एग और स्पर्म से दो बच्चे पैदा हुए हैं तो जेंडर सेम होगा, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे. लेकिन जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं ये दो एग्स होते एक ही समय पे हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनके दो एग्स में और टू स्पर्म्स ये सेपरेट होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं. ठीक है, तो इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. सो जेंडर है सेम भी हो सकता है, जैसे दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है. सो वो होते हैं फैटर्नल ट्विंस. सो जो दो एग सेपरेट एग से इंडिपेंडेंट एग से बने दो ट्विंस हों, ठीक है, ट्विंस हों, तो वो फैटर्नल ट्विंस हैं. लेकिन जो एक ही एग से दो में बढ़ जाए, ठीक है, तो और दो बच्चे पैदा हों, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस है. लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं वो उनका जेंडर हमेशा सेम रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Butchert advertised in newspaper for twins who had been separated at birth. Butchert. So हमारे पास ये पर्सन के बारे में तो लिखा है, बॉन्चर्ट के बारे में. उसके कलीग्स ने इसके आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में एक रिसर्च की थी, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टाइज किया था कि नहीं किया था ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. मे बी किया था, मे बी नहीं किया था, हमें उसके पास में कुछ नहीं आर्गूमेंट कर सकते, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? नॉट गिवन. क्वेश्चन 4 है एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस. जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस है वो डिफरेंट है फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस. सो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस दोनों से ही डिफरेंट है एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. अगर हम पढ़ें एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शंस. ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस टाइड टू नेचर, नीदर नेचर नॉर नर्चर. नेचर जो टर्म है ये हमारा हो गया जेनेटिक्स, ये मैं बताऊंगा फर्दर क्यों. और जो नर्चर जो हो रहा हमारा वर्ड है वो हो गया इन्वायरमेंटल. नर्चर मतलब किसी पर्सन का या किसी बच्चे का नर्चर मतलब उसको किस इन्वायरमेंटल सिचुएशंस में उसे ब्रॉडअप किया है. नेचर मतलब उसके जेनेटिक्स कैसे हैं. सो ये उससे नाइदर मतलब ये ना ही नेचर से जुड़ा हुआ है एपिजेनेटिक प्रोसेस और ना ही नर्चर से, बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिसर्चर हैव कॉल्ड ए थर्ड कंपोनेंट. सो बेसिकली ये किससे जुड़ा हुआ है
किसी थर्ड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। सो इसका मतलब ये सही है, ये दोनों से ही डिफरेंट है, बोथ जेनेटिक और एनवायरमेंटल प्रोसेस से डिफरेंट है। सो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, हमें लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स को स्टेटमेंट से मैच करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटेड ए टर्म यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका इसका मतलब है कि इन्वेंट मतलब खोज की, एक टर्म की मतलब किसी वर्ड की, यूज टू डिस्टिंग्विश जिसे यूज किया जाता था डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब डिफरेंस बताने के लिए, टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब ह्यूमन कैसा है। सो दो फैक्टर्स थे वो बताते थे, ठीक है, इसके बारे में। सो ऐसा टर्म को इन्वेंट कब किया गया। सो कॉइंड का मतलब होता है कि ऐसा कोई टर्म इन्वेंट की गई या स्टार्ट की गई, ठीक है। सो कॉइंड का मतलब होता है किसी न्यू चीज का स्टार्ट होना, किसी न्यू फ्रेज का, किसी न्यू वर्ड को स्टार्ट करना, यूज करना, तो उसे हम कॉइंड कहते हैं। सो इन्होंने बताया, Frank Galton first suggested the approach and coined the phrase nature and nurture. So nature and nurture वही हो गया, एक nature हो गया जीन्स और नर्चर हो गया इन्वायरमेंट। सो इन्होंने कॉइन की थी ये टर्म। सो इसलिए जो इसका आंसर होगा फ्रैंकिस गैल्टन। सो फ्रैंकिस गैल्टन हमारा आंसर है ए। सो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइनर्ड रिसर्च इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विन्स। पॉइनर्ड का मतलब हुआ किसने स्टार्ट किया, मतलब किसने इन्वेंट किया। पॉइनर्ड रिसर्च इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विन्स। सो रिसर्च जो थी ट्विन्स के जेनेटिक्स की, जो स्टार्ट किसने की, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें, द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी डेट बैक टू 1875 when English scientist Frank Galton first suggested the approach। तो ये हमारा अगेन आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि डेट बैक का मतलब होता है स्टार्टेड। सो डेट बैक अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में चेक करेंगे तो इसका मतलब होगा स्टार्टेड। सो ये कब स्टार्ट की गई थी, फर्स्ट स्टार्टेड। सो कब स्टार्ट की गई थी, 1875 में। और ये किसने स्टार्ट की थी, फ्रैंकिस गैल्टन ने, जिसने ये अप्रोच शुरू की थी। सो ट्विन्स को मेजर करना, उनकी हेरिडेटरी को मेजर करना, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडेटरी। सो उनके जेनेटिक्स पे रिसर्च जो है वो स्टार्ट की गई थी 1875 में। और किसने स्टार्ट की थी, फ्रैंकिस गैल्टन ने। सो इसका हमारा आंसर अगेन आ जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस्ड द व्यू, उसने व्यू एक्सप्रेस किया, दैट द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक्स विल इंक्रीज अवर नॉलेज, कि जो एपिजेनेटिक्स की स्टडी है वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करेगी। सो ये हमारा आंसर कहाँ पे मिला। सो हैविंग सेड दैट, ये बोलते हुए रीड एड्स, उसने बोला, रीड ने, द लेटेस्ट वर्क इन एपिजेनेटिक्स, जो लेटेस्ट वर्क है एपिजेनेटिक्स का, जेनेटिक्स में, promises to take our understanding even further। ये हमें प्रॉमिस करता है कि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है ये इवन फर्दर इंक्रीज कर देगा। सो इसका आंसर हो जाएगा, सो हमारी एपिजेनेटिक्स की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। ये किसने कहा, रीड ने। सो हमारा आंसर विल बी सी। डेवलप्ड ए मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। सो उसने किया, डेवलप किया मैथमेटिकल मेथड। सो मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस को मेजर करने के लिए मैथमेटिकल मेथड डेवलप किया। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, बुचर्ड एंड हिज कलीग्स यूज्ड दिस माउंटेन ऑफ डाटा, मतलब जो बहुत सारा डाटा था उसको यूज किया टू आइडेंटिफाई हाउ फार ट्विन्स वर अफेक्टेड बाय देयर जेनेटिक मेकअप, कि कितना ज़्यादा ट्विन्स हैं जो वो जेनेटिक मेकअप से इफेक्टेड हैं, मतलब जेनेटिक्स डिफाइन करती हैं उनके बारे में। द की टू दिस अप्रोच वॉज ए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट कॉल्ड हेरिटेबिलिटी। सो ये जो टर्म है स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, सो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट मीन्स डाटा के बेस्ड पे है, तो इसलिए हम स्टैटिस्टिकल टर्म से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड ए मैथमेटिकल मेथड टू मेजर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। और कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करने का। सो द आंसर विल बी, सो ये हमें बताया है बुचर्ड ने। सो आंसर विल बी बॉन्चर्ड, सॉरी, थॉमस बॉन्चर्ड। सो आंसर विल बी बी। Carried out research into twins who had lived apart। क्वेश्चन 9, सो रिसर्च उन पे की गई, ठीक है, कैरिड आउट मतलब उन पे रिसर्च की गई उन ट्विन्स पे जो
हु हैड लिव्ड अपार्ट, अपार्ट का मतलब हो गया कि वो अलग रहते थे. सो अगर फर्दर हम यहाँ से पढ़ें, बट ट्विन्स स्टडी टुक ए सरप्राइज ट्विस्ट इन 1980s. वैसे 1875 में स्टार्ट की थी ये फ्रैंकिस गल्टन ने, 1980 में ये ट्विस्ट आया, सरप्राइजिंग ट्विस्ट आया, विद द अराइवल ऑफ स्टडी इनटू आइडेंटिकल ट्विन्स हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ एंड रीयूनाइटेड एज अडल्ट. जो सेपरेट हो गए थे, कब सेपरेट हो गए? एट बर्थ, बट ये रीयूनाइट कब हुए? एज अडल्ट. ओवर 2 decades, 137 sets of identical of twins eventually visited Thomas Blanchard's lab in what became known as the Minnesota study of twins read apart. So तो 137 सेट ऑफ ट्विन्स थे, वो उन्होंने थॉमस के लैब पे आए और ये स्टडी को उसका नाम दिया गया, जो अलग रहे थे. सो इस वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा थॉमस बॉन्चार्ड. सो आंसर इज बी. सो नेक्स्ट है कंप्लीट द समरी. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमें इनमें से ए बी सी डी ई एफ में से आंसर चूज करने हैं. इन एपिजेनेटिक्स प्रोसेस डैश influence the activity of our genes, for example in creating our internal dash. So epigenetic process में, so यहाँ पे लिखा है epigenetic process are chemical reactions. ये क्या है? chemical reactions है जो कि neither nature nor nurture में involved है, tied up है. एक third component है. So ये these reactions influence how our genetic code is expressed. So ये chemical reactions है. So chemical reactions का option जो अगर choose करें तो हमारा आंसर आ जाएगा D. So इसलिए हम यहाँ पे 10th पे आंसर देंगे D. These reactions influence how our genetic code is expressed. How each gene is strengthened or weakened, even turned on or off, to build our bones, brains and all other parts of our body. तो ये कैसे हमारी bones, brains को और all other parts of bodies को बनाते हैं. So फॉर एग्जाम्पल इन क्रिएटिंग अवर इंटरनल डैश. सो इनमें से नेचर, ऑर्गन्स, कोड, इन्वायरमेंटल बिहेवियर में से हम, क्योंकि ये बोन्स, ब्रेन्स और अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है, सो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे होगा बी. द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेस इज अनकवरिंग ए वे. अनकवर होता है खोलना, खुलासा करना. अ वे इन विच आवर जीन्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर डैश. सो जीन्स हैं हमारे, वो अफेक्टेड होते हैं बाय आवर डैश. So one way of studying the epigenetics is revolutionize our understanding of biology. So जो एक वे है जिससे हमारी जो स्टडी है एपिजेनेटिक्स की revolutionize हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, इज बाय रिवीलिंग ए मैकेनिज्म. वो ये है कि हम रिवील करें मैकेनिज्म या रिवील हो मैकेनिज्म by which the environment directly impacts our genes. So जिससे हमें पता लगे कि कैसे जो environment है वो directly impact करता है हमारे genes. So one way is by revealing a mechanism by which the environment directly impacts our genes. So एक तरीका ये है कि हम mechanism reveal करें कैसे environment, हमारा आंसर आ जाएगा E, impact करता है हमारी genes पे, affect our genes. इससे हमारी जो स्टडी है बायोलॉजी की, अंडरस्टैंडिंग की, वो revolutionize हो जाएगी. One example is that, एक example ये है कि if a pregnant rat suffers stress, अगर किसी pregnant rat को क्या होता है, stress होता है, then the newborn जो rat है may later show problems in its dash. तो जो newborn rat है वो problems show करेगा, फेस करेगा इन इट्स डैश, अपने डैश में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे स्टडीज ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल हैव शोन दैट व्हेन ए रैट एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब एक रैट को स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी के समय, इट कैन कॉज एपिडेमिक चेंजेस इन ए फीटस. तो फीटस में एपिडेमिक चेंजेस होंगे दैट लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एज द रोडेंट ग्रो अप. तो उसमें क्या होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो ग्रो अप होता है. ग्रो अप मतलब जब वो बड़ा होता है, तो उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं. सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर पॉसिबल नहीं है, नर्चर आंसर पॉसिबल नहीं है. सो आंसर विल बी बिहेवियरल. सो प्रॉब्लम्स इन इट्स बिहेवियर. और यस, सो आंसर आएगा एफ. नेक्स्ट टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू फिल्म साउंड. क्वेश्चन 14. In the first paragraph, the writer makes a point that. So first paragraph हमें चेक करना है, उसमें क्या जो राइटर है पॉइंट आउट करता है.
दो वी माइट थिंक ऑफ फिल्म एज एन एसेंशियली विजुअल एक्सपीरियंस, हालांकि हम शायद सोचते हैं फिल्म को एज एसेंशियली विजुअल एक्सपीरियंस, वी कैन नॉट अफोर्ड टू अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्म साउंड। इसका मतलब ये है कि हम चाहे तो फिल्म को वैसे विजुअल एक्सपीरियंस की तरह समझते हैं, मतलब उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, बट हम अंडर एस्टिमेट मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते या अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते फिल्म साउंड की महत्व को। तो अगर ये हम पोर्शन देखें तो आंसर वुड बी बी। इट वुड बी रॉन्ग टू ओवरलुक, ओवरलुक होता है अंडर एस्टिमेट करना या नज़रअंदाज करना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ साउंड टू द आर्टिस्ट्री ऑफ फिल्म्स। सो इसलिए हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रीजन दैट द राइटर रेफर्स टू हम्फ्री बोगार्ट इज टू एग्जाम्पलीफाई। तो इसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्यों ली राइटर ने? यहाँ पे हम्फ्री बोगार्ट है, अगर हम पढ़ें ऑफन मतलब अक्सर, विद द फिल्म करेक्टराइजेशन द ऑडियंस परसीव्स लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर एंड द एक्टर। जब फिल्म की करेक्टराइजेशन होती है उसके साथ ऑडियंस को बहुत ही कम डिफरेंस दिखता है। सो परसीव्स मतलब वो देखते हैं, लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर एंड द एक्टर, मतलब उनको ऐसा लगता है जो करेक्टर है और एक्टर है दोनों सेम है। दस फॉर एग्जाम्पल, सो द एक्टर हम्फ्री बोगार्ट is the character Sam Spade. Film personality and life personality seems to merge. तो इसी तरह जो ये पर्सन है, इसने सैम स्पेड का करेक्टर प्ले किया था, इसकी फिल्म पर्सनैलिटी और लाइफ पर्सनैलिटी क्या हो गए? मर्ज हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि उनको जो पर्सन था उसका करेक्टर, पर्सनल लाइफ और उसकी फिल्म की जो लाइफ थी वो सिमिलर अपील करती थी, मतलब दोनों सेम हो गए। सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एक्टर एंड द करेक्टर अपेयरिंग टू हैव सिमिलर पर्सनैलिटीज। सो जो एक्टर है और जो करेक्टर वो प्ले कर रहा है, वो उन्हें ऐसा लगता है ऑडियंस को कि वो सिमिलर पर्सनैलिटीज हैं, मतलब वो एक्टर ही एक्चुअल में वो फिल्म का ओरिजिनल करेक्टर है। 16th क्वेश्चन है, इन द थर्ड पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट दैट। सो राइटर क्या सजेस्ट करता है? अगर यहाँ रीड करें, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये इंटरेस्टिंग होगा नोट करना, हाउ डायलॉग इज यूज्ड, डायलॉग कैसे यूज किया गया है, एंड द वेरी अमाउंट ऑफ डायलॉग यूज्ड वेरीज वाइडली अमंग फिल्म्स। तो और कितना डायलॉग यूज किया, मतलब कहीं पे ज़्यादा यूज़ किया, कहीं पे कम यूज़ किया, वो बहुत वेरी करता था फिल्म्स में। एग्जाम्पल के तौर पे, इन अ हाईली सक्सेसफुल साइंस फिक्शन फिल्म, हाईली सक्सेसफुल मतलब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई होगी, साइंस फिक्शन फिल्म थी 2001, लिटिल डायलॉग वॉज एविडेंट। लिटिल डायलॉग मतलब बहुत कम डायलॉग था उसमें, एविडेंट मतलब क्लियर था, एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज बैनल। बैनल मतलब अनइंटरेस्टिंग था, वो कुछ खास नहीं था, एंड ऑफ लिटिल इंटरेस्ट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन दिस वे, इस तरह, द फिल्म मेकर वॉज एबल टू पोर्ट्रे वट this person and this person call the inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and the visual beauties of the universe। ठीक है, तो इस तरह ये जो फिल्म मेकर है इन्होंने पोर्ट्रे किया, ठीक है, inadequacy of human responses when compared with the magnificent technology created by man and visual beauties of the universe। मतलब अपर्याप्त थी ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जब उनको कंपेयर किया गया बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो क्रिएट की गई थी मैन द्वारा और विजुअल ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स के सामने। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारा ऑप्शन बनेगा, फिल्म डायलॉग्स दैट अपेयर टू बी डल, डल मतलब जो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, जैसे इसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, उनका कोई खास पर्पस है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो वो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं वो है वहाँ की मैग्निफिसेंट टेक्नोलॉजी एंड विजुअल ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम ये देखें, ऑडियंस आर लाइकली टू बी क्रिटिकल ऑफ फिल्म डायलॉग, सो क्रिटिकल के बारे में ऐसा नहीं बोला गया कि ऑडियंस उसको नापसंद करती है। या फिल्म मेकर्स वेरी कंसिडरेबली इन द स्किल विद विच दे हैंडल डायलॉग, सो फिल्म मेकर्स कई तरह के होते हैं, उनके स्किल्स कई तरह के हैं जो जिस वे से वो हैंडल करते हैं डायलॉग। सो फिल्म मेकर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं की गई। द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स आर दोज विद डायलॉग्स ऑफ हाई क्वालिटी, ऐसा भी नहीं है कि जो डायलॉग्स जो थे हाई क्वालिटी
वाले वो ही सक्सेसफुल फिल्म्स थी। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल तो ये भी थी, लेकिन यहाँ पे डायलॉग तो बहुत डल थे, इंटरेस्टिंग नहीं थे। सो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे, दैट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट्स अबाउट ब्रिंगिंग अप। सो राइटर क्या सजेस्ट करता है ब्रिंगिंग अप के बारे में? सो ये एक मूवी है। द कॉमेडी ब्रिंगिंग अप बेबी ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट्स प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप डायलॉग। यहाँ पे क्या है? नॉन स्टॉप डायलॉग है, डिलीवर्ड एट ब्रेक ब्रेकनेक स्पीड। सो बहुत ज़्यादा स्पीड पे है। This use of dialogue underscores not only the dizzy quality of the character played by this person, but also the absurdity of the film itself and thus its humor. अब यहाँ पे जो वर्ड है अंडरस्कोर, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना। बेसिकली किसी वर्ड के नीचे अगर हम लाइन लगा दें तो उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो उसका मतलब हो जाएगा हाईलाइट करना। सो द यूज़ ऑफ डायलॉग, जो ये डायलॉग है इसका यूज़ जो है ये हाईलाइट करता है एक तो डिजी क्वालिटी ऑफ करेक्टर की जो क्वालिटी है उसको प्लेड बाय दिस पर्सन, और एब्सर्डिटी ऑफ द फिल्म इटसेल्फ एंड दस इट्स ह्यूमर। तो अगर ये हम यही पढ़ें तो हमें आंसर मिलेगा द नेचर ऑफ डायलॉग्स एम्फेसाइजिंग की एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म। सो जो नेचर ऑफ डायलॉग है, जैसे वो बहुत ही फास्ट थे, नॉन स्टॉप डायलॉग थे, वो एम्फेसाइज मतलब अंडरस्कोर करते थे की एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म। तो की एलिमेंट्स क्या थे? एक तो वो डिजी क्वालिटी ऑफ द करेक्टर, और दूसरा एब्सर्डिटी ऑफ द फिल्म और उसका ह्यूमर। The audience is bounced from gag to gag and conversation to conversation. तो वो बहुत हंसती थी उस पर, मतलब बड़ा ही ह्यूमर था। And there is no time for audience reflection का कोई समय नहीं था. The audience is caught up with a whirlwind of activity in simply managing to follow the plot. मतलब वो काफ़ी मुश्किल था उनको प्लॉट फॉलो करना, मतलब क्या सिस्टम चल रहा है। तो द फिल्म प्रेजेंट्स प्योर एस्केपिज्म लार्जली ड्यू टू फैनेटिक डायलॉग्स। तो इतने फास्ट डायलॉग थे तो वो प्योर एस्केपिज्म था। एस्केपिज्म मतलब जैसे कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोर हुआ है तो उसने कोई मूवी देखी और वो बुरी तरह हंस रहा है, मतलब उसको अपनी जो चिंता है या कोई बाकी जो चीज़ें हैं भूल गई, मतलब। सो ये हम अगर रीड करें तो हमें पता लगेगा कि ये जो डायलॉग हैं वो क्या हाईलाइट करते हैं, ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा, द नेचर ऑफ द डायलॉग एम्फसाइज द की एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म। तो अगर हम ये बोले देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन स्पीड एंड डायलॉग एंड स्पीड ऑफ एक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मिसमैच हुआ है कि डायलॉग कहीं है और एक्शन कहीं है। द डायलॉग हेल्प्स टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज एवर, ऐसा भी नहीं लिखा वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज थी ये। द प्लॉट सफ़र्स फ्रॉम फिल्म मेकर्स विश टू फोकस ऑन ह्यूमरस डायलॉग। सो वो प्लॉट था, मतलब जो स्टोरी थी वो फिल्म मेकर ह्यूमर के वजह से वो फोकस ही नहीं कर पाया, ऐसा भी कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। सो आंसर आ जाएगा हमारा डी। द राइटर रेफर्स टू द क्लिक ऑफ द डोर टू मेक द पॉइंट दैट रियलिस्टिक साउंड्स। सो क्लिक ऑफ द डोर उसने क्यों यूज़ किया? For example, the click of the door being opened may simply serve to convince the audience that the image portrayed is real. So जैसे किसी ने डोर को ओपन किया तो क्लिक साउंड आया, तो ये यूज़ किया टू कन्विंस द ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि जो मूवी चल रही है, जो इमेज है दिखाई जा रही है वो रियल है। एंड द ऑडियंस में ओनली सबकॉन्शियसली नोट द एक्सपेक्टेड साउंड। तो वो सबकॉन्शियसली नोट करेगी एक्सपेक्टेड साउंड, अच्छा कोई एंटर कर गया अंदर। However, if the click of an opening door is part of an ominous action such as burglary, अच्छा अगर जो क्लिक ऑफ द डोर है वो कुछ ऐसे एक्शन के लिए हो जैसे कोई चोरी होने वाली है, कोई डाका होने वाला है, द साउंड मिक्सचर में कॉल अटेंशन टू द क्लिक विद एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वो जो बेसिकली साउंड है वो क्या करेंगे, उसको उस क्लिक के साउंड को साउंड मिक्सर से इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम को। दिस हेल्प्स टू एंगेज द ऑडियंस इन ए मोमेंट ऑफ सस्पेंस। तो अगर क्लिक ऑफ द जो डोर के क्लिक होने का जो साउंड है, ओपन होने का साउंड है, अगर वो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये हेल्प करेगा ऑडियंस को इंगेज करने के लिए इन द मोमेंट ऑफ सस्पेंस कि अच्छा ये क्या होने वाला है। इसका मतलब अगर तो सिंपल ओपन किया तो ये तो सिर्फ यही है कि हाँ भाई ये असली चल रहा है, कुछ फेक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई एक्शन शो करना हो, जैसे कोई चोरी वगैरह हो,
तो वो उसके साउंड को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो सस्पेंस वाला मोमेंट क्रिएट कर पाएँ। इसका मतलब साउंड को यूज़ किया जाता है ऑडियंस को बताने के लिए कि ये होने वाला है या ये होने वाला है। सो आर ऑफन यूज टू गिव ऑडियंस ए फॉल्स इंप्रेशन। सो फॉल्स इंप्रेशन के लिए तो नहीं होता ये। मे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट मेंबर्स। वो डिफरेंट इंटरप्रेटेड उसका डिफरेंट वे होता है, मतलब उसका मीनिंग किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, ऐसा भी नहीं है। मे बी मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू द फिल्म। हाँ, तो जो रियलिस्टिक साउंड्स हैं जैसे क्लिक ऑफ द डोर, उसको यूज़ किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू द फिल्म। तो जो ऑडियंस है वो फिल्म को कैसे रिस्पॉन्स करे, अच्छा ये नॉर्मल कोई एंटर कर गया या ये कोई चोरी वगैरह होने वाली है, ऐसा कुछ। तो इसलिए वो क्लिक ऑफ द साउंड, जो क्लिक ऑफ द डोर है, वो रियलिस्टिक साउंड को यूज़ करते हैं। या फिर टेंड टू बी मोर सिग्निफिकेंट इन फिल्म्स प्रेजेंटिंग रियलिस्टिक सिचुएशंस। ये खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होता है जहाँ पे रियलिस्टिक सिचुएशन हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो जो हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि वो साउंड है जो मूवी का, सो क्लिक ऑफ द डोर जो साउंड है उससे वो ऑडियंस के रिस्पॉन्स को बदलते हैं। अगर स्लो है तो मतलब ये कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर लेकिन वो फास्ट है, वॉल्यूम हाई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे कुछ होने वाला है। सो 19th क्वेश्चन है, ऑडियंस आर लाइकली टू बी सरप्राइज्ड इफ फिल्म लैक्स बैकग्राउंड म्यूजिक। तो जो ऑडियंस है वो सरप्राइज हो जाएगी, मतलब ऐसा होगा कि वो सरप्राइज हो जाए अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है फिल्म में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें, वी आर प्रोबेबली ऑल फेमिलियर विद बैकग्राउंड म्यूजिक इन फिल्म्स। हम सबको पता है बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म्स के बारे में कि होता है, विच हैज़ बिकम सो यूबिक्विटस। तो ये इतना, इसका मतलब होता है कॉमन। सो ये इतना कॉमन हो गया है एज टू बी नोटेबल इन इट्स एब्सेंस। अगर ये एब्सेंट हो तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ भाई, हम नोट करेंगे कि अच्छा भाई ये तो आया ही नहीं, ये तो होना चाहिए था। तो इसका मतलब, और ये आंसर हो जाएगा ट्रू। तो हम नोट करेंगे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, क्योंकि हम इतना, ये कॉमन है बैकग्राउंड म्यूजिक। सो 20th क्वेश्चन है, बैकग्राउंड म्यूजिक में एंटिसिपेट ए डेवलपमेंट इन ए फिल्म। एंटिसिपेट का मतलब हो गया अंदाज़ा लगाना। सो बैकग्राउंड म्यूजिक से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है फिल्म में, कुछ नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट होने वाली है, कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, डिसोनेंट म्यूजिक मे बी यूज्ड इन फिल्म टू इंडिकेट एन अप्रोचिंग बट नॉट येट विजिबल मीनेंस और डिजास्टर। तो इंडिकेट का मतलब भी हो गया इशारा देना, मतलब बट अभी वो विजिबल नहीं है, जैसे कोई डिजास्टर या कोई चीज़ होने वाली है, तो इस म्यूज़िक को यूज़ किया जाता है कि ये बताने के लिए कि कोई चीज़ आ रही है, अभी विजिबल नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो कोई डिजास्टर होने वाला है या कोई एक्शन या कोई चीज़ होने वाली है, सो इससे उसके लिए ये म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ मोर इफेक्ट ऑन सम पीपल देन ऑन अदर्स। सो बैकग्राउंड म्यूजिक का कुछ लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, कुछ बाकियों से। सो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें कहीं भी गिवन नहीं है, सो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट गिवन। 22 क्वेश्चन है, बैकग्राउंड म्यूजिक में हेल्प द ऑडियंस टू मेक सर्टेन कनेक्शंस विद इन द फिल्म। तो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हेल्प करता है ऑडियंस को कुछ कनेक्शंस बनाने के लिए विद इन द फिल्म, फिल्म के बीच में। सो बैकग्राउंड म्यूजिक में एड का मतलब होता है हेल्प करना, व्यूअर अंडरस्टैंडिंग बाय लिंकिंग सीन्स। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हेल्प करता है व्यूअर को ये समझने में कि वो सीन्स को लिंक कैसे करे। सो इसका मतलब ऑडियंस सर्टन कनेक्शंस बनाती है विद इन द फिल्म के, अच्छा क्या हो रहा है इसमें, सो बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें हेल्प करता है, इसलिए ये भी आंसर क्या होगा, ट्रू। 23rd क्वेश्चन है, ऑडियंसेस टेंड टू अवेयर ऑफ हाउ बैकग्राउंड म्यूजिक इज अफेक्टिंग देम। तो बेसिकली जो ऑडियंस होती है वो अवेयर होती है कि बैकग्राउंड म्यूजिक उसे किस तरह इफेक्ट कर रहा है। तो हाउ बैकग्राउंड म्यूजिक इज अफेक्टिंग देम, तो उसको बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह इफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ें, द इफेक्ट ऑफ साउंड आर ऑफन लार्जली सब्टल। सब्टल का मतलब होता है विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत ही थिन हो, एंड ऑफन आर नोटेड बाय ओनली अवर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही मुश्किल होता है समझना, मतलब लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते, और ये सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही नोट करता है। मतलब हम कॉन्शियसली जब देख रहे होते हैं उसको,
हम उसको नोट नहीं करते। इसका मतलब ऑडियंस अवेयर नहीं होती कि उनको वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट लेटर ए टू ई बिलो। ठीक है, सो ये 24, 25, 26 क्वेश्चन है, इसको हमें ए बी सी डी ई इससे कनेक्ट करके कंप्लीट करना है। सो 24th क्वेश्चन है द ऑडियंसेस रिस्पॉन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड। जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिल्म उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो अगर यहाँ पे हम देखें द एंटायर साउंड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। जो सारा साउंड ट्रैक होता है ना उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ह्यूमन वॉइस, साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक। सो ये है 3 चीज़ें, एक ह्यूमन वॉइस हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया और तीसरा हो गया म्यूजिक। दीज 3 ट्रैक्स कैन बी मिक्सड। इन 3 ट्रैक्स को मिक्स किया जाता है, मिक्स होना चाहिए ये एंड बैलेंस्ड होने चाहिए सो एज टू प्रोड्यूस द नेसेसरी एम्फेसाइज या एम्फेसिस विच इन टर्न क्रिएट डिजायर्ड इफेक्ट्स। तो इन तीनों को ना मिक्स करना है, बैलेंस वे से मिक्स करना है ताकि प्रोड्यूस किया जाए एम्फेसिस विच इन टर्न क्रिएट डिजायर्ड इफेक्ट्स, जिससे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट हो। सो इसका मतलब द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिल्म। सो अगर हम ये तीनों को मिक्स करें तो उससे हम डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि उनके मतलब उनको उनके रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करें। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इफ़ वॉइस साउंड एंड म्यूजिक आर कंबाइंड अप्रोप्रिएटली। सो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो हम डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम पूरी रिस्पॉन्स को, जो ऑडियंस के रिस्पॉन्स को या पूरे फिल्म के पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसा इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, कैसी फीलिंग होनी चाहिए। 25th क्वेश्चन है द फीलिंग एंड मोटिवेशन ऑफ करेक्टर बिकम्स क्लियर। जो फीलिंग है और मोटिवेशन है करेक्टर की वो क्लियर हो जाती है, मतलब करेक्टर क्या करना चाहता है, वो क्या फील कर रहा है। लेट अस स्टार्ट विद द डायलॉग। सो डायलॉग से स्टार्ट करें। एज इज द केस विद स्टेज ड्रामा, जैसे ही स्टेज ड्रामा में जैसे होता है, डायलॉग सर्व्स टू टेल द स्टोरी एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग एंड मोटिवेशन करेक्टर एज वेल, मोटिवेशंस ऑफ करेक्टर एज वेल। सो जो डायलॉग है वो स्टोरी को तो बताता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और करेक्टर्स के मोटिवेशंस को भी बताता है कि करेक्टर करना क्या चाहता है। सो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा द फीलिंग एंड मोटिवेशन ऑफ करेक्टर्स बिकम क्लियर द डायरेक्टर इज अवेयर। सो आंसर आ जाएगा व्हेन द ऑडियंस लिसन टू द डायलॉग। जैसे ही अब वो डायलॉग को सुनती है, ठीक है, डायलॉग सर्व्स टू टेल। सो डायलॉग सुना तो वो पता लग गया कि स्टोरी क्या है, फीलिंग कैसी है और मोटिवेशन क्या है करेक्टर का। सो ये डायलॉग से पता लगता है। सो आंसर इज ए। तो जैसे ही फिर वो डायलॉग सुनेंगी ऑडियंस तो उसे पता लग जाएगा कि स्टोरी क्या है, फीलिंग क्या है और मोटिवेशन क्या है करेक्टर की। नेक्स्ट है अ करेक्टर सीम्स टू बी रियल पर्सन रेदर देन एन एक्टर। जो करेक्टर है वो ऐसा लगता है कि वो असली पर्सन है, कोई एक्टर नहीं है। सो अगर यहाँ पे पढ़े हम व्हेन वॉइस टेक्सचर्स फिट द परफॉर्मर्स फिजियोग्नोमी एंड जेस्चर्स। मतलब जब वॉइस का जो टेक्सचर है वो परफॉर्मर्स के जेस्चर्स को और उसकी फिजिकल मूवमेंट को फिट हो जाए, ए होल एंड वेरी रियलिस्टिक परसोना इमर्जेस। तो पूरा एक रियलिस्टिक परसोना इमर्ज होता है। रियलिस्टिक मतलब जो ऐसा लगे कि ये असल में सच है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक्टर कोई एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगेगा कि अच्छा ये सच में एक इंसान है। सो व्हेन द एक्टर्स अपीयरेंस, मतलब उसके जेस्चर्स और जो उसकी फिजियोग्नोमी है, मीन्स वॉइस एंड मूव्स आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। सो व्हेन जो एक्टर्स की अपीयरेंस है वो वॉइस और मूव्स के साथ कंसिस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं कि करेक्टर एक रियल पर्सन लगता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट पैसेज है द मार्वलस इन्वेंशन। सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। 27th क्वेश्चन है पैराग्राफ ए। ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनीफोल्ड क्रिएशंस लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस। सो जितनी भी मैनकाइंड की क्रिएशंस हैं, लैंग्वेज जो है वो मस्ट टेक अ प्राइड ऑफ प्लेस, वो सबसे मतलब प्राइड पे है, सबसे ऊपर आ जाएगी। अदर इन्वेंशंस द व्हील, एग्रीकल्चर, स्लाइस्ड ब्रेड may have transformed our material existence but the advent of language is what made us human। बाकी चीज़ों ने भी हमें हमारी शायद ट्रांसफॉर्म की है मटेरियल एग्जिस्टेंस को, बट जो एडवेंट ऑफ लैंग्वेज था
इज़ व्हाट मेड अस ह्यूमन. सो एडवेंट ऑफ लैंग्वेज ने हमें ह्यूमन बनाया. मतलब सबसे प्राइमरी जो इन्वेंशन है वो लैंग्वेज थी. Compared to languages, all other inventions pale in significance. लैंग्वेज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बाकी जितनी भी इन्वेंशंस है वो इसके सामने कुछ नहीं है. मतलब पेल इन सिग्निफिकेंस मतलब वो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है. सिंस एवरीथिंग वी हैव एवर अचीव्ड डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट. जो कुछ भी हमने आज तक अचीव किया है ये यहीं से लैंग्वेज से ही स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और उसी पे डिपेंड करता है. विदाउट लैंग्वेज वी कुड नेवर हैव embarked on our ascent to unparalleled power to over all other animals and even our nature itself. सो लैंग्वेज के बिना हम शुरू नहीं कर सकते थे अपने जो असेंट मतलब जो जर्नी है ऊपर चढ़ने की. अनपैरेलल पावर ओवर अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के ऊपर और अब नेचर के ऊपर हमारी जो पावर है वो बिना लैंग्वेज के हम शुरू ही नहीं कर सकते थे. सो इसका अगर हम आंसर देखें पैराग्राफ ए का, सो आंसर विल बी वाई लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल. क्यों जो लैंग्वेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है सब में से. मतलब हमारे पास और भी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन लैंग्वेज उन सब में से सबसे ऊपर है. सो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा ई का वो होगा 6th. फर्स्ट और सेकेंड लाइन को कोशिश करेंगे पढ़ने की. बट लैंग्वेज इज़ फॉरमोस्ट जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज इट केम फर्स्ट. लैंग्वेज सबसे आगे है इसलिए नहीं कि वो सबसे पहले आई. इन इट्स ओन राइट इट इज़ ए टूल ऑफ extraordinary sophistication yet based on idea of ingenious simplicity. So लैंग्वेज फॉरमोस्ट है इसलिए नहीं कि ये सबसे पहले आई. ये इसलिए है कि इट्स ओन राइट इट इज़ टूल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन. ये एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन मतलब एडवांस टूल है. येट बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ ingenious सिंप्लिसिटी. बट फिर भी ये एकदम सिंपल है. हालांकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन है इसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी ये बहुत सिंप्लिसिटी पे के आइडिया पे बेस्ड है. अगर हम इससे आंसर चूज करें, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज हाईलाइट देयर इम्प्रेसिवनेस. डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंसेस बताए गए हैं लैंग्वेजेस के. द वे इन विच फ्यू साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू कन्वे ह्यूज रेंज ऑफ मनी. सो फ्यू साउंड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा नहीं है. वाई साउंड यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर नॉट आइडेंटिकल. सो साउंड जो है वो आइडेंटिकल क्यों नहीं है. ठीक है, ये इसकी बात नहीं हुई. अपेरेंटली इनकम्पैटिबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. apparently means clearly incompatible characteristics of languages. ये हो सकता है क्योंकि incompatible क्या होता है, जो आपस में मैच नहीं करते. ये extraordinary sophisticated है ये लैंग्वेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही सिंपल है. 29th क्वेश्चन है पैराग्राफ सी. सो लैंग्वेज often seems to so skillfully drafted that one can hardly imagine it as anything other than perfectly handiwork of master craftsman. ये इतना स्किलफुल है, लैंग्वेज इतना स्किलफुली ड्राफ्ट की गई है, बनाई गई है कि एक मास्टर क्राफ्टमैन का काम लगता है. ठीक है. Who else could this instrument make so much out of barely 3 dozen meaningless morsels of sound. ये अगर क्राफ्टमैन का काम नहीं है तो और कौन ऐसे मतलब कुछ मीनिंगलेस 3 डजन मीनिंगलेस साउंड से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना पाता. इन देमसेल्व्स दीज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ माउथ पी एफ बी वी टी डी के जी एच एस ए ई and so on amounts to nothing more than few haphazard splits and splutters, random noises with no meaning, no ability to express, no power to explain. तो अगर इसको हम खुद से देखें तो ये जो कन्फिग्रेशंस हैं ये सारी, ये स्प्लिट्स एंड स्प्लाटर्स है, रैंडम नॉइसेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है एक्सप्रेस करने की, कोई पावर नहीं है. बट रन देम थ्रू द कॉग एंड व्हील्स ऑफ लैंग्वेज मशीन. लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज मशीन के पुर्जों में से मतलब उसके व्हील में से रन करें,
लेट इट अरेंज देम इन सम वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर, इनको हम पूरे कुछ खास स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करें, देर इज नथिंग दैट दीज मीनिंगलेस स्ट्रीम्स ऑफ एयर कैन नॉट डू। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, यूनिवर्स में कुछ भी है वो ये कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, द वे इन विच अ फ्यू साउंड्स आर ऑर्गेनाइज टू कन्वे ह्यूज रेंज ऑफ मीनिंग। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो है तो ये मीनिंगलेस साउंड्स हैं, लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज मशीन में डालें, मतलब यूज़ करें सही हिसाब से, इसको ऑर्गेनाइज करें स्पेशल ऑर्डर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। पैराग्राफ डी है, the most extraordinary thing about language is that one does not have to be genius to set its wheel in motion। तो मतलब किसी को जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इसको यूज़ करना चाहता है, इसको इस्तेमाल करना चाहता है। द लैंग्वेज मशीन अलाउज जस्ट अबाउट एवरीबडी फ्रॉम प्री मॉडर्न फॉरेजर्स इन द सब ट्रॉपिकल सवानास to post-modern philosophers in the suburban sprawls to tie these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle sense। सो इसका आंसर जो है, सो बेसिकली वो है कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। सो हर किसी को ये अलाउ करता है। सो चाहे वो प्री मॉडर्न, मतलब पहले के ज़माने का फॉर्जर होता है जो बेसिकली भोजन की तलाश में इधर उधर जाता है इन द सब ट्रॉपिकल सवानास को, जंगलों में, या फिर पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स की बात करें जो अर्बन स्प्रॉल्स में रहते हैं, तो वो ये मीनिंगलेस वो साउंड्स को इकट्ठा करके इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सबटल सेंस बना सकता है। सबटल मतलब विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड टू ऑल अपेरेंटली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, मतलब कुछ खास उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ मतलब जो क्लियर हो गई या काफ़ी मुश्किल हो, हर एक तरह की वो चीज़ वो वैरायटी बना सकता है, और ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो बहुत पुराना समय का हो या पोस्ट मॉडर्न हो, मॉडर्न समय के बाद का। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले का। सो आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को, हर कोई पर्सन इस लैंग्वेज को यूज कर सकता है। सो आंसर वुड बी 7। पैराग्राफ ई है, ऑफन, अक्सर, इट इज ओनली द एस्ट्रेंजमेंट, मीन्स एक्सट्रेंजमेंट का मतलब हो गया डिफरेंसेस, मतलब बहुत सारी भिन्न भिन्न इसके मीनिंग या सेपरेशंस। सो ऑफन इट इज़ ओनली द एस्ट्रेंजमेंट ऑफ फॉरेन टंग, मतलब एस्ट्रेंजमेंट हो गया डिफरेंसेस जो हैं फॉरेन टंग्स के, उसकी वजह से दैट ब्रिंग्स होम द वंडर ऑफ फॉरेन डिज़ाइन लैंग्वेजेस डिज़ाइंस। सो वो जो लाते हैं, क्या लाते हैं, वंडर्स ऑफ लैंग्वेजेस डिज़ाइंस, मतलब वो उसको इम्प्रेसिव बना देते हैं लैंग्वेजेस डिज़ाइन को, विद देयर मेनी एग्जॉटिक एंड आउटलैंडिश फीचर्स, मतलब उसके बहुत सारे फीचर्स होने की वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, फॉरेन टंग के, ये हमें ब्रिंग होम द वंडर्स ऑफ लैंग्वेज डिज़ाइन, ये कई तरह के लैंग्वेज डिज़ाइंस को की इम्प्रेसिवनेस शो करते हैं। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, डिफरेंसेस मीन्स एस्ट्रेंजमेंट्स between languages, मतलब foreign tongues highlight their impressiveness, brings home the wonder of language designs। so इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ई का, that will be 2, sorry that will be 1। differences between languages highlight their impressiveness। and if that sounds like someone off freak, और अगर ऐसा लगे कि जैसे कोई पागल है, then consider Sumerians, the language spoken in on the bank of the Euphrates some 5000 years ago by people who invented writing and thus enabling the documentation of history। तो बोल रहे हैं कि समेरियंस को देखो, जिन्होंने एक्चुअली कुछ 5000 साल पहले इन्वेंट की राइटिंग, और जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट कर पाए हिस्ट्री। अ समेरियन वर्ड लाइक दिस, when he has made it suitable for her, might seem rather trim compared to the Turkish colossal above। तो ये जो वर्ड है ये ट्रिम लगता है कंपेयर टू टर्किश जो वर्ड था अबव। टर्किश वर्ड यहाँ पे एक यूज़ किया था, इन टर्किश वर्ड दिस बहुत ही बड़ा वर्ड था, ठीक है। सो ये जो इसके अगर हम कंपैरिजन करें टर्किश वर्ड से, तो ये एक बहुत ही ट्रिम वर्जन है टर्किश वर्ड का। What is so impressive about it, however, is not its lengthiness, but rather the reverse, the thrifty
कॉम्पैक्टनेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कॉम्पैक्टनेस मतलब इसका जो छोटा है ये इतना, वो इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्लॉट्स ईच कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ मीनिंग। ये कई तरह के डिफरेंट स्लॉट से बना है, तो हर एक का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है, उसका मीनिंग है। दिस स्लीक डिज़ाइन अलाउज सिंगल साउंड्स टू कन्वे यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये जो स्लीक डिज़ाइन है पतला सा, ये काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है। एंड इन फैक्ट इवन द एब्सेंस ऑफ ए साउंड हैज़ बीन इनलिस्टेड टू एक्सप्रेस समथिंग स्पेसिफिक। इवन कि अगर एब्सेंस हो किसी साउंड का तो उसका भी कुछ खास मीनिंग होता है। If you were to ask which bit is the Sumerian word correspond to the pronoun it in the English translation when he has made it suitable for her, then the answer would have to be nothing. अगर आप बोलें कि सुमेरियन में इट प्रोनाउन जो इट है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नथिंग। मतलब उस टाइम पर्सन साइलेंट हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा, कुछ ना बोले इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, इट। माइंड यू ए वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ नथिंग। अच्छा, खास रखना है, कोई खास तरह का नथिंग है ये, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं बोल रहे, मतलब किसी सर्टन वे से वो कुछ नहीं बोलते। दैट नथिंग दैट स्टैंड्स इन द एम्प्टी स्लॉट इन द मिडल। अच्छा, ये वो वाला नथिंग है जो मतलब जब हम बोल रहे हैं कोई चीज़ और बीच में कुछ एम्प्टी स्लॉट आ जाए, मतलब हम कुछ नहीं बोल रहे, उसका मतलब हो जाएगा इट। द टेक्नोलॉजी इज सो फाइन ट्यून दैट then even a non-sound when carefully placed in a particular position has been invested with this specific function। अच्छा, ये इतनी फाइन ट्यून्ड मतलब टेक्नोलॉजी थी ये जो यूज़ करते थे लैंग्वेज, कि अगर हम नॉन साउंड को भी, मतलब एक खाली साउंड को, एम्प्टी साउंड को भी, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे, उसको भी एक खास पोजीशन पे रखे तो उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन बन जाएगा। हु कुड पॉसिबली हैव कम अप विद सच अ निफ्टी कॉन्ट्रैप्शन। मतलब कौन ऐसा मतलब सोच सकता था, ठीक है। सो इसका आंसर फिर आ जाएगा इवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल। जो साइलेंस है उसका भी मीनिंग हो सकता है। सो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्थ। नेक्स्ट है समरी कंप्लीशन। सो कंप्लीट द समरी यूजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू जी। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं ए टू जी। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। सो पहला क्वेश्चन है, the wheel is one invention that has had a major impact on dash aspect of life। तो यहाँ पे हमने wheel के बारे में पढ़ा था। wheel, agriculture and sliced bread may have transformed our material existence। तो उन्होंने क्या बदल दिया, हमारी मटीरियल एग्जिस्टेंस को बदल दिया। सो हमारी मटीरियल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को उन्होंने बदल दिया। सो आंसर इज मटीरियल। सो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33 का ई। बट नो इम्पैक्ट हैज़ बीन एज डैश एज दैट ऑफ लैंग्वेज। बट कोई भी इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था जितना कि किसका था, लैंग्वेज का। सो बट द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ वॉट मेड अस ह्यूमन। तो लैंग्वेज के एडवेंट ने हमें ह्यूमन बनाया। तो यहाँ पे अगर हम लिखें डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स, ओरिजिनल, एडमायर्ड, मटीरियल, ईजी या फंडामेंटल, सो विल गो विद फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है द वेरी बेसिक, द वेरी कोर, जिसकी वजह से हम ह्यूमन हैं। सो आंसर हमारा आ जाएगा जी। सो लेकिन किसी का भी इम्पैक्ट इतना फंडामेंटल नहीं था जितना कि लैंग्वेज का था। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक होता है, फंडामेंटल जिससे हम कोई भी किसी भी चीज़ का फंडामेंटल होता है उसका बेस। अगर फंडामेंटल्स ही नहीं होंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा। सो नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ वेरी डैश येट कंपोज्ड ऑफ जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स। इसका मतलब था कि इन इट्स ओन राइट इट इज़ ए टूल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन येट बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इंजीनियस सिंप्लिसिटी। मतलब ये बहुत ही सिंपल था, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स था, मतलब फर्दर उसको ये कॉलन डाला है, कॉलन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ 25-30 साउंड्स ही हैं, लेकिन फिर भी उनसे हम इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही साउंड्स हैं, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स हैं, फिर भी लैंग्वेजेस डैश। येट का मतलब होता है फिर भी। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स, जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट आएगा। मतलब है तो स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स, फिर भी लैंग्वेज काफ़ी क्या है, एडमायर्ड, ओरिजिनल। सो इस पे हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका ऑपोजिट आएगा। स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स, जस्ट स्मॉल नंबर ऑफ साउंड्स है, फिर भी लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सोफिस्टिकेशन का भी एक मीनिंग हम कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। सोफिस्टिकेशन का मतलब एडवांस तो होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन मतलब ये काफ़ी एडवांस्ड है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, येट ये फिर भी है कुछ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड से बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज अपेयर्स टू बी डैश टू यूज, हाउएवर इट्स सोफिस्टिकेशन इज ऑफन ओवरलुक्ड। इसका मतलब है लैंग्वेज देखने में तो मतलब लगती तो बड़ा सिंपल है, हाउएवर इट्स सोफिस्टिकेशन इज ऑफन ओवरलुक्ड। जो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या इसकी सोफिस्टिकेशन है, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब उसमें ध्यान नहीं देते। वैसे अगर बेसिक भी देखें तो हमारा आंसर यहाँ पे ई आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स सॉरी एफ आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर इसका क्या होगा, ईजी। So, language appears to be easy to use. However, its sophistication is often overlooked. अगर यहाँ पे पढ़ें, yet it is precisely this deceptive ease which makes language a victim of its own success, since in everyday life its trumps are usually taken for granted. मतलब अगर हम बेसिकली मीनिंग देखें, इसका ओवरऑल मीनिंग देखें, इसका मतलब यही है कि ये आसान है बहुत लैंग्वेज, तो यही इसको इसकी सक्सेस का विक्टिम बना देता है। क्योंकि जो एवरीडे लाइफ की जो इसकी थ्रम्स हैं, जो मतलब जो इसकी विंस हैं, हम बिना एवरीडे लाइफ तो जी नहीं पाएंगे ना इसके लैंग्वेज के बिना, तो ये यूजली टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं, मतलब इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इसकी जो सोफिस्टिकेशन है उसको वो ओवरलुक कर लेते हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये इसको ये लगती ऐसे है कि ये बहुत ही आसान है, ईजी है। सो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 to 40 हमारा है येस नो नॉट गिवन। 37 क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स माइट हैव अचीव्ड देयर प्रेजेंट पोजीशन विदाउट लैंग्वेज। तो जो उनकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो बिना लैंग्वेज के वो अचीव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट लैंग्वेज वी कुड नेवर हैव एम्बार्क्ड ऑन आवर असेंट टू द अनपैरेलल पावर ओवर ऑल अदर एनिमल्स एंड इवन ओवर नेचर इटसेल्फ। अगर लैंग्वेज ना होती था तो हम ये कभी भी पावर अचीव कर ही नहीं पाते, जो हमारी मतलब अनपैरेलल पावर है, जो कोई भी मैच नहीं कर सकता हमारी जो पावर है एनिमल्स के ऊपर या नेचर के ऊपर। सो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन है, द पोर्ट रॉयल ग्रामारियंस, जो यहाँ के जो ग्रामारियंस थे, डिड जस्टिस टू द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने नेचर ऑफ लैंग्वेज को जस्टिस दिया, मतलब उन्होंने उसको सही वैलिडेशन दी। यहाँ पे देखें, इन 1606 द रेनाउंड फ्रेंच ग्रामारियन ऑफ पोर्ट रॉयल एबे, सो कोई बहुत फेमस, रेनाउंड मतलब फेमस ग्रामारियन था, उनका नाम था एबे, नियर पोर्ट रॉयल एबे नियर वर्सलीस, डिस्टिल्ड द एसेंस ऑफ लैंग्वेज। सो उन्होंने प्योरिटी, डिस्टिल्ड होता है प्योरिटी, डिस्टिल्ड प्योरिटी बताई उन्होंने, एसेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिक को, असेंस को, उसकी वेरी नेचर को प्योर बताया। एंड नो वन सिंस हैज सेलिब्रेटेड मोर एलिक्वेंटली द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स अचीवमेंट। और एलिक्वेटली मतलब उससे बेहतर, एलिक्वेटली होता है वैसे उस शब्दों में, उससे बेहतर उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी मतलब वो कितना बड़ा है, उसकी अचीवमेंट को, उसके बाद आज तक वो कोई नहीं बता पाया है। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामारियन थे, इन्होंने लैंग्वेज की नेचर को जस्टिस दिया, मतलब इन्होंने उसकी सिग्निफिकेंस को, उसके मैग्नीट्यूड को, वो कितनी बड़ी है उसकी अचीवमेंट, उसको बताया। और आज तक उसको और कोई नहीं बता पाया, मतलब उसके बाद उतनी मैग्नीट्यूड से कोई नहीं बता पाया। सो इसलिए हमारा आंसर होगा यस। A complex idea can be explained more clearly in a sentence than in a single word. जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है ज़्यादा क्लियरली, मोर क्लियरली मतलब ज़्यादा क्लैरिटी से एक सेंटेंस में देन इन ए सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड से की बजाय सेंटेंस में ज़्यादा क्लियरली कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया हुआ। मे बी सिंगल वर्ड से भी बेटर बताया जा सकता है, मे बी सेंटेंस में भी एक क्लियर आइडिया बताया जा सकता है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया बताने के लिए सेंटेंस ज़रूरी है या सिंगल वर्ड ज़रूरी है, ऐसा कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे विजिबल नहीं है। यहाँ पे 40th क्वेश्चन है, द समेरियंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। सो उन्होंने, जो समेरियंस थे, उन्होंने स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, ठीक है, समेरियंस ने। तो डेफिनेटली हमने एफ पैराग्राफ में पढ़ा था। सो देन कंसिडर समेरियंस द लैंग्वेज स्पोकन ऑन द बैंक ऑफ दिस place some 5000 years ago by the people who invented writing and thus enabling documentation of history. तो इन्होंने राइटिंग इन्वेंट की थी, जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंटेशन कर पाए हिस्ट्री की, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स कर पाए। सो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा यस। आई होप आपको ये पूरी जो पैसेजेस है समझ आए होंगे।
और आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो जस्ट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं डेफिनेटली आपको जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।